हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के जो वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मौखिक परीक्षाएं जो आपकी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें आपसे कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं जो आपके टीचर, आपके एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा, मौखिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हमने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो एग्जामिनर कंफर्म है कि वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा, वो है मूलक, रेडिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि रेडिकल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये रेडिकल्स क्या होते हैं अर्थात मूलक क्या होते हैं। तो जब किसी भी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वो एक धनायन और एक ऋणायन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो उसी को ही कहते हैं मूलक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप NaCl, ये क्या हो गया, नमक का फॉर्मूला हो गया NaCl। तो जब इस NaCl को हम क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं तो ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। Na पे प्लस, ठीक है, प्लस, और Cl क्लोरीन पर माइनस। तो ये जिस तत्व पर प्लस का चार्ज है वो हो गया क्षारीय मूलक, और जिस पे माइनस का चार्ज है वो क्या हो गया, अम्लीय मूलक हो गया। तो यही हो गए मूलक, ठीक है। जब किसी भी लवण को, NaCl क्या है, लवण है, नमक है, को हम जब जल में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो उसी को ही कहते हैं मूलक। यहाँ पे आप समझ गए एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अम्लीय मूलक, ठीक है, एसिडिक रेडिकल्स क्या है। तो यहाँ पे जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। तो हम जानेंगे कि ये अम्लीय मूलक क्या है। अम्लीय मूलक वे होते हैं जिनमें ऋणायन आवेश होता है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि हमने एक NaCl को ले लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि Na पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज में ये टूट रहे हैं। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे हम ले लेंगे ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वही क्वेश्चन हो गया कि NaCl, तो यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जो Cl पे माइनस चार्ज है ये क्या है, अम्लीय मूलक है। हमने पहले ही बताया अम्लीय मूलक वे होते हैं जिन पे ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ये Cl क्या है, अम्लीय मूलक है। ओके, ये अम्लीय मूलक है। और इसके अलावा आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाएं तो यहाँ पे CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ये अपने आयनों में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Ca पे 2 प्लस, कैल्शियम पे 2 का पॉजिटिव चार्ज, और फिर उसके बाद प्लस CO3 पर क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये जो CO3 कार्बोनेट है वो क्या है, अम्लीय मूलक है, क्योंकि ये इस पे क्या है, ऋणात्मक चार्ज है। इस प्रकार आप समझ गए। फिर उसके बाद आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, वेसिकल रेडिकल्स किसे कहते हैं। जो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। केमिस्ट्री के जब एग्जामिनर आते हैं, टीचर आते हैं, तो वो आपसे ये क्षारीय मूलक किसे कहते हैं ये भी जरूर पूछे जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। तो क्षारीय मूलक वे होते हैं जिन पे धनात्मक आवेश होते हैं। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम क्या है, क्षारीय मूलक है, और यहाँ पे सोडियम क्या है, क्षारीय मूलक है, क्योंकि इस पे क्या है, प्लस का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्षारीय मूलक है। क्षारीय मूलक में और आपको एग्जाम्पल देखना है तो जैसे हो गए CO, ठीक है, कोबाल्ट पे 2 प्लस हो गए, और कैल्शियम पे 2 प्लस हो गए। इसके अलावा मैग्नीशियम पे 2 प्लस हो गए, और जिंक पे 2 प्लस हो गए। ये क्या है, क्षारीय मूलक के उदाहरण है। अगर आपको अम्लीय मूलक के और उदाहरण को देखना है तो हमने यहाँ पे Na पे प्लस और Cl पे माइनस बताया, और इसके अलावा SO4 पे 2 माइनस सल्फेट। ओके, फिर उसके अलावा आपको Cl पे माइनस, ठीक है, F पे माइनस फ्लोरीन पर, और आयोडीन पे माइनस।
ये क्या हो गए, अम्लीय मूलक के उदाहरण हो गए। क्रियात्मक समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के वे भाग होते हैं जो अपक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, उसे ही क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है इसको भी हम समझेंगे। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, आप जान गए कि क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वो वे भाग होते हैं जो अपक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं CH3COOH, ये क्या है, एस्टिक अम्ल है, एस्टिक एसिड ये है। तो इसके बाद इसमें देख रहे हो कि ये क्या है, ये मेथिल समूह है, ये क्या है, मेथिल समूह है। और ये जो COOH है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये जो COOH है ये क्या है, यही है क्रियात्मक समूह जो हर एक तत्व के लास्ट में लगे होते हैं और ये प्रयोगशाला में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जैसे -O, ठीक है, यहाँ पे एकल बंद OH, जैसे ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी समूह हो गए। और यहाँ पे CHO, ये क्या हो गए, एल्डिहाइड समूह हो गए। ये क्या है, क्रियात्मक समूह है जो किसी भी तत्व के क्या लास्ट में लगे होते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिफेटिक व एरोमेटिक यौगिक में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जो एलिफेटिक यौगिक है, जो एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो एलिफेटिक यौगिक है वो धुआं नहीं देता, ठीक है। जब ज्वाला परीक्षण होता है तो एलिफेटिक यौगिक को अगर आप जलाओगे तो वो धुआं नहीं देता है लेकिन बहुत कम देता है, बल्कि ना के बराबर देता है। और जो एरोमेटिक यौगिक है वो क्या करता है, अगर उसको आप ज्वाला परीक्षण में उसे जलाओगे तो एरोमेटिक यौगिक ज़्यादा धूम्र के साथ तथा धुआं के साथ वो क्या होता है, जलता है। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक में यही अंतर है। अब आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि एलिफेटिक धुआं क्यों नहीं देता और एरोमेटिक क्यों देता है। तो यहाँ पे ये इसकी आंसर ये होगी कि जो एलिफेटिक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया CH3 मेथेन हो गए। तो ये क्या हो गए, एलिफेटिक यौगिक हो गए। और एरोमेटिक यौगिक में जैसे C6H5, C6H6 एक किसका है, ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो एलिफेटिक है उसमें कार्बन की संख्या को आप देख रहे हैं कि एक ही है, लेकिन एरोमेटिक में क्या कार्बन की संख्या 6 है। ओके, ये कार्बन की संख्या 6 है, इसीलिए जिस तत्व में जैसे फिनॉल हो गए, बेंजीन हो गए, ये क्या हो गए, एरोमेटिक तत्व हो गए। जिस तत्व में कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेंगी वो एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। और वो उसको ज्वाला परीक्षण में अगर आप टेस्ट करोगे तो वो ज़्यादा धूम्र देगी, ज़्यादा धुआं के साथ वो जलता है। तो ये हो गए एरोमेटिक तत्व। ओके, आप जान गए कि क्यों देता है इतना धुआं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। और कार्बन क्या होता है, काला होता है, ब्लैक होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचक क्या होते हैं, ठीक है, सूचक इंडिकेटर क्या होते हैं। तो जो अपक्रिया के रंग बदलने की सूचना देते हैं, अर्थात अपक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं, उसी को ही सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, अगर आप, ठीक है, आपको प्रयोगशाला में सभी उपकरणों को, आपके लैब में, लेबोरेटरी में आपके जो भी उपकरण है उन सभी उपकरणों को आपको नाम याद होना चाहिए। ये भी आपसे, अगर आपके एग्जामिनर आएंगे तो आपको लैब में ले जाकर उसमें से किसी भी उपकरण को उठाकर उसका नाम और उसके उपयोग को पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि आपको प्रयोगशाला में सभी उपकरणों को, ठीक है, सभी एपोरेटर के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे बीकर हो गए, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लॉक्स हो गए, कोनिकल फ्लॉक्स हो गए, टेस्ट ट्यूब हो गए, बर्नर हो गए, फलक हो गए, ठीक है, फनल हो गए। इन सभी चीज़ों को आपको नाम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में सभी अभिकर्मकों का नाम, ठीक है, अभिकर्मक अर्थात रिजेंट का नाम और आपको उसका सूत्र, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि आपसे किसी भी डिब्बे को उठाकर आपसे
पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अभिकर्मक है और इसकी क्या उपयोग है। ओके, तो आपको जैसे डाइल्यूट H2SO4 को भी उठाकर पूछा जा सकता है कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है और ये क्या है। और जैसे कि MnO4 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फिर उसके बाद ठीक है HNO3 हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा आपको जो आप अपने चार्ट पर बनाए हुए हैं, जो भी चार्ट पे अपने मॉडल बनाए हुए, प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उसके विषय में आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उससे उठने वाली उस आपके चार्ट और मॉडल पेपर और प्रोजेक्ट से उठने वाली सभी क्वेश्चनों का आंसर लगभग आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उस आपके जब चार्ट एग्जामिनर टीचर लेंगे तो उससे उठने वाली सभी क्वेश्चनों को आपसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर अगर आप याद किए रहोगे तभी तो उसके आंसर दे सकते हो, वरना आप कैसे दोगे। तो यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चनों को याद रखना होगा। ओके, जो भी आप प्रोजेक्ट अपने चार्ट पर बनाए हैं उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस हमने भी कई ऐसे प्रयोगशालाएं भी दी, ऐसे प्रोजेक्ट में हमने बताया है। आप अगर आप क्वेश्चन को नहीं तैयार किए, चार्ट पे कुछ नहीं बनाया, तो वहाँ से आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर प्रयोगात्मक में चार्ट में क्या बनाए और उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों का आंसर बताया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन था, अभी तक आप अपना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक आप अपना विद्यालय को सब्सक्राइब किए या नहीं किए। ठीक है, इसका भी आंसर आप दे दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।